सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत द्वारा हेडेड एक 9 जज बेंच रिसेंटली रिलीजन और लॉ के बीच एक ऐसा मुद्दा सुनने जा रही है जो ऑनेस्टली काफी लोग चाहते ही नहीं कि कोर्ट डिसाइड करे, क्योंकि सवाल ये है कि क्या फेथ को जज किया जा सकता है और अगर हाँ तो कौन करेगा, जजेस या बिलीवर्स। ये पूरा कंट्रोवर्सी फिर से उठा है सबरीमाला केस के रिव्यू के टाइम पे। तो चलिए समझते हैं क्या चल रहा है। तो सीन सेट करते हैं। एक तरफ है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो इक्वलिटी की बात करता है और दूसरी तरफ है रिलीजियस फ्रीडम जो लोगों के बिलीफ सिस्टम का कोर है, और इन दोनों के बीच जो क्लैश होता है वही बन जाता है एक लीगल बैटलफील्ड। अब इस बैटलफील्ड में एंट्री ली है अखिल भारतीय संत समिति ने, जो कह रही है कि कोर्ट्स को रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिसाइड करने का कोई राइट नहीं है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेन करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की है अपकमिंग सबरीमाला रिव्यू प्रोसीडिंग्स में। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब इंटरेस्टिंगली हमने कुछ दिनों पहले ही इस केस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सबमिशन भी देखा था, जहां उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि कोर्ट्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम डिटरमाइनिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक वार्निंग है, क्योंकि अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि रिलीजन का कोर क्या है तो वो डायरेक्टली रिलीजियस ऑटोनॉमी में इंटरफेयर करेगा। यहीं से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कंसर्न समझ आता है। उन्हें लगता है कि अगर कोर्ट्स रिलीजियस मैटर्स में डीपली एंटर करने लगते हैं तो कल को वक्फ जैसे इश्यूज में भी वही लॉजिक अप्लाई हो सकता है जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अब थोड़ा फ्लैशबैक भी लेते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया था, जहां 10 से 50 इयर्स की वुमेन के सबरीमाला टेम्पल में एंट्री बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। कोर्ट ने बोला था कि ये प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन है और आर्टिकल 14 का वायलेशन है। लेकिन उस डिसीजन के बाद देश भर में प्रोटेस्ट हुए, लोग डिवाइडेड हो गए और तभी से ये डिबेट चल रही है कि क्या कोर्ट को रिलीजियस मैटर्स में इतना इंटरफेयर करना चाहिए। अब संत समिति का कहना है, और ये लाइन काफी स्ट्रॉन्ग भी है, कि द कोर्ट्स शुड नॉट डिटरमाइन द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस बिकॉज द कोर्ट इज नॉट एन एक्सपर्ट इन रिलीजियस मैटर्स प्रैक्टिस। उनका सीधा आर्ग्यूमेंट है कि रिलीजन कोई लीगल सब्जेक्ट नहीं है जो एविडेंस और आर्ग्यूमेंट से डिसाइड हो जाए। ये फेथ का मैटर है, बिलीफ का मैटर है जो सेक्रेड होता है। उन्होंने ये भी क्लियरली बोला कि द कोर्ट्स शुड स्टेप इन ओनली व्हेन सच अ रिलीजियस प्रैक्टिस वायलेट्स पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। मतलब जब तक कोई प्रैक्टिस डायरेक्टली पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर रही या मोरालिटी और हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं कर रही, तब तक जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और अब यहाँ एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट भी आता है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। संत समिति का कहना है कि आर्टिकल 14 को यूज करके आर्टिकल 25 को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड रिलीजियस बिलीफ्स आर हेल्ड टू बी सेक्रेड बाय दोज हु शेयर द सेम फेथ। और ये भी बोला गया कि द फ्रेज इक्वली इंटाइटल्ड टू मस्ट मीन दैट ईच डिवोटी इज इक्वली इंटाइटल्ड टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन एज पर द टेनेट्स ऑफ दैट रिलीजन। और यहाँ एक सटल पॉइंट है, इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि हर जगह सेम रूल्स अप्लाई होंगे। इक्वलिटी का मतलब है कि हर रिलीजन अपने रूल्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सके। अब सबरीमाला स्पेसिफिकली क्यों डिफरेंट है, तो संत समिति कहता है कि ये टेम्पल एक यूनिक ट्रेडिशन फॉलो करता है जहाँ डेटी को नास्तिका ब्रह्मचारी माना जाता है। इसका मतलब है कि भगवान अयप्पा को एक सेलिब्रेट फॉर्म में वर्शिप किया जाता है और इस बिलीफ के हिसाब से डिवोटीज को 41 डेज का स्ट्रिक्ट व्रत फॉलो करना पड़ता है। अब उनका आर्ग्यूमेंट है कि दिस इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द डेटी इज अ नास्तिका ब्रह्मचारी एंड वर्शिपर्स मस्ट ऑब्जर्व 41 डेज ऑफ स्ट्रिक्ट प्योरिफिकेशन। और वो कहते हैं कि स्पेसिफिक ट्रेडिशन के कंटेक्स्ट में वुमेन ऑफ अ सर्टेन एज ग्रुप का रिस्ट्रिक्शन एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, ना कि डिस्क्रिमिनेशन। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने रेज किया, वो कहते हैं कि अगर ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता तो फिर अयप्पा के बाकी 1000+ टेम्पल्स में भी सेम रिस्ट्रिक्शन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसका मतलब ये प्रैक्टिस साइट स्पेसिफिक है और एक पर्टिकुलर टेम्पल की यूनिक ट्रेडिशन है। अब सिर्फ संत समिति ही नहीं, जैन ऑर्गेनाइजेशंस भी आए हैं इस डिबेट में। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि रिलीजन का इंटरनल मैटर्स में स्टेट या कोर्ट्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उनका कहना है द स्टेट ऑट नॉट टू हैव अ रोल इन डिफाइनिंग, लिमिटिंग और एजुकेटिंग अपॉन व्हाट अ कम्युनिटी जेन्युइनली होल्ड्स टू बी इट्स रिलीजियस प्रैक्टिस। अब ये लाइन एक्चुअली काफ़ी डीप है,
इसका मतलब ये है कि रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन को रिकॉग्नाइज करता है। और अगर ऐसा है तो फिर स्टेट कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन सी प्रैक्टिस वैलिड है और कौन सी नहीं। उन्होंने एक और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिया कि रिलीजन इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सिक्वेंटली द कोर्ट्स कैन नॉट सीक टू डिफाइन द कंटोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स रिलीजन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किसी का रिलीजन क्या होना चाहिए या कैसे प्रैक्टिस होना चाहिए। और एक टर्म यूज हुआ है यहाँ, एक्लीसियस्टिकल जुरिसडिक्शन। जैन ग्रुप्स का कहना है कि कोर्ट्स को रिलीजियस डिस्प्यूट्स में एक रिलीजियस अथॉरिटी की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ रिलीजियस फ्रीडम कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड टू सिट इन एन एक्लीसियस्टिकल जुरिसडिक्शन। मतलब कोर्ट जज है, प्रीस्ट नहीं। ये बाउंड्री क्लियर होनी चाहिए। अब एक और टेक्निकल आर्ग्यूमेंट आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 में वर्ड यूज हुआ है प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, ना कि वर्शिप। जैन ग्रुप्स कहते हैं कि प्रैक्टिस एक्सटेंड्स टू द फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग राइट्स, सेरेमनीज, ऑब्जर्वेशंस। मतलब रिलीजन सिर्फ टेंपल जाना नहीं है, ये पूरी लाइफस्टाइल है, रिचुअल्स है, मैनेजमेंट है, डेली कंडक्ट है। और अगर इतना वाइड स्कोप है तो फिर स्टेट का इंटरफेरेंस ऑटोमेटिकली लिमिटेड हो जाता है। अब कोर्ट्स कब इंटरफेयर कर सकते हैं? जैन ऑर्गेनाइजेशंस ने 2 सिचुएशंस बताई है। पहला, जब रिलीजन के अंदर ये फैक्शंस के बीच डिस्प्यूट हो और वो इंटरनली रिजॉल्व ना हो। दूसरा, जब स्टेट कोई लॉ पास करे जो रिलीजियस प्रैक्टिस को इम्पैक्ट करता हो। लेकिन इवन तब भी कोर्ट्स का रोल लिमिटेड होना चाहिए। उन्होंने एक और कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोली है, मोरालिटी शुड नॉट बी अंडरस्टूड एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। मतलब कोर्ट्स जो अपनी मोरालिटी डिफाइन करते हैं वो हर रिलीजन पर इम्पोज नहीं की जा सकती। अगर कोई बिलीफ जेन्युइनली फॉलोअर्स के लिए सेक्रेड है तो कोर्ट उसे इमोरल डिक्लेयर नहीं कर सकता, बस अपने स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर। और यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर हर रिलीजियस प्रैक्टिस को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिल जाए तो फिर डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाई हो सकता है रिलीजन के नाम पर। ये वही टेंशन है जो सबरीमाला केस में दिखा था। एक तरफ वुमेन के राइट्स है, इक्वलिटी है, दूसरी तरफ रिलीजियस ऑटोनॉमी है, और दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्टेड राइट्स है। तो क्वेश्चन ये है कि जब 2 फंडामेंटल राइट्स क्लैश करे तो कौन सा जीतेगा? और इसी सवाल का जवाब शायद 7 अप्रैल से शुरू होने वाली हियरिंग में मिलने वाला है, जहां एक 9 जज बेंच इस इशू को डिटेल में एग्जामिन करेगा। ये सिर्फ सबरीमाला का केस नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि फ्यूचर में कोर्ट्स रिलीजियस मैटर्स में कितना इंटरवेन कर सकते हैं। और ऑनेस्टली ये डिबेट सिर्फ लॉ का नहीं है, ये आइडेंटिटी का है, बिलीफ का है और एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर का है। क्या हम एक ऐसे सिस्टम में रहना चाहते हैं जहां कोर्ट्स फाइनल अथॉरिटी हो हर मैटर में, या फिर कुछ स्पेसेस ऐसे होने चाहिए जहां फेथ सुप्रीम हो? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।